बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद अरशद जी, क्लास 9। हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था। इसका टॉपिक चल रहा था हमारा 3.2 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो जी बच्चे, इसी टॉपिक के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे टू बॉडीज की मोशन को, जिसको हमने एक स्ट्रिंग के साथ अटैच किया हुआ था, उसकी मोशन को डिस्कस कर रहे थे। अब देखें, कल हमने एक केस पढ़ा था जो कि हमने इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ टू बॉडीज को अटैच किया और वो दोनों जो थे वो वर्टिकल मूव कर रहे थे। तो इस तरह जब उसकी मूवमेंट थी तो हमने एक्सेलरेशन ए और टेंशन टी को फाइंड किया था। तो जी स्टूडेंट, आज हम इसका सेकंड केस करेंगे जिसमें टू बॉडीज को हमने अटैच किया हुआ है इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि एक बॉडी वर्टिकल मूव करेगा और एक बॉडी हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस के ऊपर मूव करेगा। तो जी स्टूडेंट, टॉपिक है हमारा मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग। हमने मोशन को ही डिस्कस करना है। टॉपिक है हमारा मोशन ऑफ टू बॉडीज attached to the ends of string that passes over a frictionless pulley such that वन बॉडी मूव वर्टिकल। इसमें क्या है, एक बॉडी वर्टिकल मूव करेगा और एक हॉरिजॉन्टल मूव करेगा। सच दैट वन बॉडी मूव वर्टिकल एंड अदर बॉडी मूव on a smooth horizontal surface। तो जी स्टूडेंट, हम बॉडीज की मोशन को ही डिस्कस करेंगे जिसमें टू बॉडीज हैं, अटैच किया हुआ है जिसको स्ट्रिंग के साथ, passes over a frictionless pulley, जिसको frictionless pulley के ऊपर से गुजारा गया है। such that one body over move vertical, एक बॉडी वर्टिकल मूव करेगा and other move on a smooth horizontal surface, और एक को हम मूव करवाएंगे स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। तो जी स्टूडेंट, हम कुछ ऑपरेटर्स इस तरह सेट करेंगे। ये हमारे पास एक टेबल है, हॉरिजॉन्टल, जिसके ऊपर हमने एक बॉडी को रखना है और इस टेबल के साथ हमने एक पुल्ली को अटैच करना है। पुल्ली को अटैच करने के बाद आपने इस दोनों बॉडीज को स्ट्रिंग के साथ अटैच करना है। अटैच करने के बाद एक बॉडी को आपने वर्टिकल मूव करवाना है और एक को इस टेबल की सरफेस के ऊपर हॉरिजॉन्टल मूव करवाना है। तो जी स्टूडेंट, ये मैंने कुछ ऑपरेटर्स इस तरह सेट किया है। ये हमारे पास ए बॉडी है और ये हमारे पास बी बॉडी है। इसका मैस m1 है और इसका मैस m2 है और इसको इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ अटैच किया है। और एक बॉडी को हमने स्मूथ सरफेस टेबल के ऊपर बी बॉडी को रख दिया है और ए बॉडी को हमने वर्टिकल मूव करवाना है और इसको रख दिया है। अब ये यहाँ पे फ्रिक्शनलेस पुल्ली को अटैच किया है, इस स्ट्रिंग को पुल्ली के ऊपर से हमने गुजार दिया है। तो जी स्टूडेंट, अगर हम बात करें बॉडी ए की, तो ये बॉडी ए वर्टिकल नीचे की तरफ मूव करेगा ए एक्सेलरेशन के साथ और इसका मैस m1 है और ये जब वर्टिकल मूव करेगा तो इसका जो वेट होगा
वो हमारे पास होगा m1g। तो जी स्टूडेंट, ए बॉडी अपने वेट की वजह से ये नीचे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि जो पुली है वो फ्रिक्शनलेस है, इसलिए इसके अंदर टेंशन टी भी होगी और ये बॉडी मूव करेगा। और जो स्प्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है, तो इस तरह जब ये मूव करेगा तो टेबल के ऊपर बी बॉडी जो पड़ा हुआ है वो भी हॉरिजेंटली मूव करना शुरू करेगा। तो जी स्टूडेंट, जब इसका वेट m1g है, ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा और ये जो स्ट्रिंग है ये ऊपर की तरफ इसको खींचेगा, तो ये स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स होगी वो टेंशन टी होगी और ये नीचे की तरफ जो एक्ट करेगा इसका वेट m1g होगी। तो इस तरह इसके ऊपर को नेट फोर्स होगी, जिस फोर्स की वजह से ये बॉडी मूव करता है। तो जी स्टूडेंट, ये नीचे की तरफ जब मूव करता है इट मीन वेट की फोर्स जो है वो ज्यादा है और टेंशन की फोर्स इसमें कम है। तो इस तरह ये बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगा। और अगर हम नेट फोर्स फाइंड करना चाहते हैं तो आपने इसके वेट यानी वेट में से टेंशन की फोर्स को माइनस करेंगे, तो नेट फोर्स हमारे पास आएगी जो कि बॉडी ए के ऊपर एक्ट हो रही है। तो जी स्टूडेंट, हम आते हैं बुक की तरफ। पहले इसकी मोशन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इसके फार्मूले भी फाइंड करते हैं। जी स्टूडेंट, लिखा हुआ है टॉपिक में, अब डायग्राम इसी तरह बनी हुई है और जिस याद रखना है टेंशन टी जो है वो थ्रू आउट सेम रहेगी, क्योंकि जो फ्रिक्शन पुली है फ्रिक्शनलेस है। कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ masses m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली। हमने टू बॉडीज लिए हैं ए और बी और जिसके masses हैं m1 और m2। इसी तरह लिखा हुआ है जी, इट इज अटैच्ड टू एंड्स ऑफ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, और इसको अटैच किया हुआ है इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के एंड्स में। ये एक एंड पे आपने बी बॉडी को लगा दिया, एक एंड पे ए बॉडी को अटैच कर दिया। लेट अ बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड। फर्ज किया एक बॉडी ए डाउनवर्ड मूव करता है विद एन एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन के साथ ये बॉडी नीचे की तरफ मूव करता है। तो देयरफॉर सिंस स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है, इट मीन इसमें लचक नहीं है, तो देयरफॉर बॉडी बी आल्सो मूव द हॉरिजॉन्टल सरफेस विद द सेम एक्सेलरेशन ए। तो इस तरह ये बॉडी बी जो टेबल के ऊपर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा है वो भी ए एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। तो जी स्टूडेंट, एज द पुली इज फ्रिक्शनलेस, क्योंकि पुली फ्रिक्शनलेस है, हेंस टेंशन टी विल बी द सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन टी होगी थ्रू आउट, यानी हर जगह पे, यहाँ पर भी टी होगी, यहाँ पर भी टी ही होगी। तो सिंस बॉडी ए मूव डाउनवर्ड, क्योंकि बॉडी ए डाउनवर्ड मूव करता है, देयरफॉर इट्स वेट m1g इज ग्रेटर देन इट्स टेंशन टी इन द स्ट्रिंग, यानी इसका वेट अगर टेंशन से ज्यादा होगा तब ही ये बॉडी स्टूडेंट नीचे की तरफ मूव करेगा। तो आप लिखेंगे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए। तो ए बॉडी के ऊपर नेट फोर्स क्या होगी? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए तो क्या होगी स्टूडेंट? m1g माइनस टी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक जो ए एक्सेलरेशन की वजह से बॉडी नीचे की तरफ मूव करता है, तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी F इज इक्वल टू m1a अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो जी स्टूडेंट, हम इस नेट फोर्स की जगह पे इस फोर्स की वैल्यू को लगाएंगे, तो m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी। तो जी स्टूडेंट, इसका नाम आप रखेंगे 3 उसने 10 लिखा हुआ है, आप इस इक्वेशन को 3.10 लिख लें। अब इसी तरह स्टूडेंट, हमने अभी डिस्कस किया है बॉडी ए को। अगर हम बी बॉडी को डिस्कस करें कि इसके ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट करती है। जी स्टूडेंट, बी बॉडी के ऊपर 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। 3 फोर्सेस कौन कौन सी हैं इसको हम देखते हैं। जी स्टूडेंट, इसका मैस m2 है,
तो इसका वेट भी होगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, m2g जिसको हम बोलेंगे। अब देखें न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अगर ये बॉडी टेबल के ऊपर अपने वेट से एक्शन कर रही है तो टेबल भी इसके ऊपर एक रिएक्शन की फोर्स लगाएगा, तो जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, ऊपर की तरफ होगी, अपवर्ड होगी। अब देखें स्टूडेंट, अब हमारे पास एक ये फोर्स एक्ट कर रही है नीचे की तरफ और एक इस बॉडी के ऊपर अपवर्ड ऊपर की तरफ रिएक्शन की फोर्स एक्ट कर रही है। तो जी स्टूडेंट, हमने बी बॉडी को स्प्रिंग के साथ भी अटैच किया है, तो इस तरह स्टूडेंट हम इसके अंदर टेंशन टी की फोर्स भी एक्ट करेगी जो कि इसको हॉरिजॉन्टली मूव करवाएगी। अब देखें जो कि इस बी बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस इसकी वेट की फोर्स एक्ट कर रही है, रिएक्शन की फोर्स एक्ट कर रही है। अब क्योंकि बॉडी अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव नहीं कर रहा, तो इस तरह ये दोनों फोर्सेस जो होंगी वो दोनों खत्म हो जाएंगी, इनका रिजल्टेंट जीरो होगा। तो इस तरह स्टूडेंट ये हॉरिजॉन्टल मूव करती है इस बॉडी की मूवमेंट की वजह से, तो इट मीन ये टेंशन की टी की ही फोर्स रहती है जो कि इसके ऊपर एक्ट करती है, जिसकी वजह से ये बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव करता है। तो हम लिख सकते हैं बॉडी बी के ऊपर नेट फोर्स एक्ट करती है टेंशन टी की फोर्स। तो जी स्टूडेंट हम लिख सकते हैं, आपकी बुक के अंदर ये तीनों पॉइंट लिखे हुए हैं, आप भी इसी तरह इसको लिखिएगा। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी बी आर, बी के ऊपर फोर्सेस एक्ट करती हैं। वेट m2g ऑफ बॉडी बी एक्टिंग डाउनवर्ड, बी के ऊपर वेट की फोर्स एक्ट करती जो कि डाउनवर्ड है। रिएक्शन आर है ऑफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस, जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस का एक्टिंग ऑन बॉडी बी, बी के ऊपर एक्ट होता है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की सिमत में। टेंशन टी इन द स्ट्रिंग पुलिंग द बॉडी बी हॉरिजॉन्टल ओवर स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस के ऊपर टेंशन टी की फोर्स बॉडी बी को हॉरिजॉन्टली पुल करती है, खींचती है। as body B has no vertical motion, अब देखें बी बॉडी की वर्टिकल मोशन नहीं है। वर्टिकल मीन ना ऊपर को बॉडी मूव करती, ना ही नीचे को बॉडी मूव करती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं hence resultant of vertical forces, वर्टिकल फोर्सेस हमारे पास एक ये है और एक ये है। दोनों जो वर्टिकल फोर्सेस हैं, hence resultant of vertical forces m2g and r must be zero, इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो होगा। इसी तरह नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी इज टी, तो नेट फोर्स आप लिख सकते हैं नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी, बी के ऊपर जो नेट फोर्स अमल करती है वो टेंशन टी ही होगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक अब इसमें ए एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस तरह इसके ऊपर जो बॉडी में स्टूडेंट इसके ऊपर जो फोर्स नेट फोर्स अमल करेगी न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक वो होगी F इज इक्वल टू m2a। तो इस तरह ये हमारे पास नेट फोर्स की जगह पे F की वैल्यू लगाएंगे तो ये m2a इज इक्वल टू T बनेगा और इसको हम रखेंगे 3.11, इक्वेशन नंबर 3.11। जी स्टूडेंट ये हमारे पास टू इक्वेशंस आई हैं जो कि हमने बॉडी ए और बॉडी बी की मोशन को डिस्कस करते हुए फाइंड की हैं। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करें तो हमारे पास एक्सेलरेशन ए और टेंशन डी की वैल्यूज आएगी और यही हमारे पास यही हम फाइंड करेंगे कि अगर हम टू बॉडीज को अटैच करते हैं और एक बॉडी को हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं और एक को वर्टिकल मूव करवाते हैं तो उसके अंदर कौन सा एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा या कौन सी टेंशन प्रोड्यूस होगी। अब देखिए स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 3.10 है और 3.11 है। हम ए एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हैं। अगर हम दोनों को ऐड करें, एडिंग इक्वेशन 3.10 एंड 3.11 दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा m1a प्लस m2a इज इक्वल टू m1g माइनस टी प्लस टी। तो जी स्टूडेंट ये हमारे पास प्लस का है, ये प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इनमें से स्टूडेंट हमारे पास कॉमन आ जाता है a, तो आप कॉमन लेंगे a, m1 प्लस m2 आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू m1g।
तो जी स्टूडेंट ए हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ये टर्म, तो इसको दूसरी साइड पे हम डिवाइड करवाएंगे, m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन होगा जिस एक्सेलरेशन से बॉडी मूव करेगी, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। तो जी स्टूडेंट अगर हम टेंशन टी की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हमारे पास एक इक्वेशन ये है m2a = t। सिंपली अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू हम पुट कर दें तो हमारे पास टेंशन t की वैल्यू आएगी। तो आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3.11। अगर हम 3.11 में a की वैल्यू पुट करें तो टेंशन t यानी हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं m2a, और m2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास ये है m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इस तरह फाइनली हमारे पास रिजल्ट बनेगा m1 m2 ओवर m1 प्लस m2, और साथ में हम g लगाएंगे, और यही हमारे पास टेंशन t की वैल्यू होगी। ये था हमारा बच्चे सेकेंड केसेस जिसमें टू बॉडीज को अटैच किया हुआ था और दोनों बॉडीज को हम मूव करवा रहे थे, लेकिन एक बॉडी हॉरिजॉन्टल था और एक बॉडी वर्टिकल था। तो जी स्टूडेंट अगर हम इस तरह बॉडीज को अटैच करें तो टेंशन टी ये होगी और एक्सेलरेशन ये होगा। अब दोनों इक्वेशंस को यानी दोनों एक्सेलरेशन ए और टेंशन टी बाद का न्यूमेरिकल स्टूडेंट आएगा जिसमें टू बॉडीज की मोशन को डिस्कस किया होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगी एक वर्टिकल होगी, मैसेज उसके दिए हुए होंगे। तो आपने एक्सेलरेशन और टेंशन टी फाइंड करनी है, तो आपने यही फार्मूले लगाकर उस न्यूमेरिकल